नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शुंग वंश के बारे में तथा सातवाहन वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश जो है इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लगभग 185 ईसा पूर्व के समथिंग पुष्यमित्र संगु ने जो अंतिम मौर्य सम्राट थे जिनका नाम था वृहदत्त, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था वृहद्रथ, इनकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना करी थी इन्होंने। फिर पुष्यमित्र शुंग ने जो पुष्यमित्र संगु था वह एक तरीके से मौर्य सेना का सेनापति था। शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। संभवतः जो शुंग था वह उज्जैन प्रदेश के थे जहां इनके पूर्वज जो है मौर्यों की सेवा करते थे। और कालिदास जी का एक नाटक है जिसका नाम है माल विकाग्नि मित्र। आप नोट कर सकते हैं, मैं नाम लिख देता हूँ, माल विकाग्नि मित्र। तो ये जो कालिदास जी का एक नाटक है, इस नाटक के जो नायक है ना उनका नाम है अग्निमित्र। आप इसको नोट कर सकते हैं। नाटक के जो नायक का नाम है उनका नाम है अग्निमित्र। इसका नाम क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये जो अग्निमित्र थे ना ये संगु वंश के ही एक राजा थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान के थे? तो मैंने बताया था शुंगों के जो पूर्वज थे वो उज्जैन स्थान से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि कालिदास लिखित माल विकाग्निमित्र का नायक अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित था? तो मैंने बताया था या किस वंश से संबंधित थे, या शुंग वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, अगला प्रश्न है पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो यह जो जानकारी मिलती है ये अयोध्या लेख में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो पुष्यमित्र शुंग थे इन्होंने लगभग 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना करी थी। इनके विषय में जो जानकारी हमें सबसे ज़्यादा मिलती है वो अयोध्या के अभिलेख से ही प्राप्त होती है। जो इनके राज्यपाल थे जिनका नाम था धनदेव, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था धनदेव से संबंधित है। ठीक है, इस अभिलेख से हमें यह भी पता चलता है कि जो पुष्यमित्र शुंग हैं उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसे संपन्न कराने का जो श्रेय दिया जाता है वो पतंजलि को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? पतंजलि को दिया जाता है। और इनकी जो राजधानी थी ना, किनकी? पुष्यमित्र शुंग की। इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था। और एक रचना है जिसका नाम है महाभाष्य। जिसका नाम क्या है? महाभाष्य। महाभाष्य के जो लेखक है ना उनका नाम क्या है? उनके लेखक का नाम है पतंजलि। और जो पतंजलि है ना वह किसके समकालीन माने जाते हैं? वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन एक तरीके से माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि जो है वह किसके समसामयिक थे? तो महाभाष्य के लेखक जो पतंजलि हैं वह किसके समकालीन थे? वह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? कौन सा युग्म बिल्कुल सही है? तो मैंने इसके पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि पुष्यमित्र शुंग और पतंजलि जो है बिल्कुल समकालीन थे। तो यही एक तरीके से युग्म संगत करता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय में वह फले फूले थे? तो किस राजवंश के समय वह फले फूले थे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये किस वंश से रिलेटेड थे? या शुंग वंश से रिलेटेड थे। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लीजिए। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि शुंगों के शासनकाल में अनेक विद्वान जो है इस काल में हुए थे। इस काल में संस्कृत भाषा की उन्नति सबसे ज़्यादा हुई है। किसकी?
संस्कृत भाषा की जो उन्नति है वो बहुत ज़्यादा हुई है। पुष्यमित्र के जो राज पुरोहित थे जिनका नाम पतंजलि था, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम पतंजलि था, पतंजलि ने इसी समय लिखी गई पाणिनि की अष्टाध्यायी जो थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था महाभाष्य नामक टीका भी उन्होंने लिखा था। और पतंजलि का जो महाभाष्य जो है यह एक तरीके का व्याकरण ग्रंथ है जिसमें ऐतिहासिक व्यक्तियों का संदर्भ केवल प्रसंग वंश आया है। ठीक है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पतंजलि को योग के आविष्कारक के रूप में भी हम जानते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है पतंजलि मतलब योग के जो आविष्कारक हैं वो किनको जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं योग के आविष्कारक जो हैं वो पतंजलि जी को जाना जाता है। इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पतंजलि के महाभाष्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन बोल रहा है इसमें कौटिल्य का उल्लेख है, तो नहीं कौटिल्य, अरे इसके जब कौटिल्य के बाद ये आए हैं तो कौटिल्य का उल्लेख कैसे हो जाएगा, तो ये वाला कथन जो है वह है गलत। दूसरा कथन बोल रहा है यह व्याकरण ग्रंथ है और इसमें ऐतिहासिक व्यक्तियों का संदर्भ केवल प्रसंग वंश आया है, तो बिल्कुल सही बात है, दूसरा कथन जो है वह सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि योग के आविष्कारक कौन थे? तो मैंने बताया था योग के आविष्कारक जो थे वह पतंजलि थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची जो है वह किस पुराण में मिलती है? तो जो सबसे लंबी सूची मिलती है वो मत्स्य पुराण में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो सातवाहन है, सातवाहन इतिहास के लिए मत्स्य तथा वायु पुराण विशेष रूप से उपयोगी हैं। किस वंश के लिए? सातवाहन वंश के लिए। और पुराण जो है वो सातवाहनों को आंध्र भ्रंथ, इसमें नहीं लिखा हुआ है मैं लिख देता हूँ, आंध्र भ्रंथ तथा आंध्र जातीय पुराण जो है सातवाहनों को आंध्र भ्रंथ तथा आंध्र जातीय भी कहता है। पुराणों में सातवाहन वंश के जो उनके बारे में बताया गया उसमें कुल 30 राजाओं के बारे में बताया गया है। कितने राजाओं के बारे में बताया गया है? इसमें 30 राजाओं के बारे में हमें बताया गया है। और मत्स्य पुराण में जो मत्स्य पुराण है, जो तीसरा दे रखा है ना मत्स्य पुराण में जो गौतमी के पुत्र थे जिनका नाम था सातकर्णी, आप नोट कर सकते हैं जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था सातकर्णी जो है उनको एक तरीके से 23वां राजा माना गया है। कौन सा? 23वां राजा माना गया है। अतः सातवाहन राजाओं की जो सबसे लंबी सूची है ना वह मत्स्य पुराण में हमें ही देखने को मिलती है। मुख्यतः जो सातवाहन शासक थे वह अपने मातृ नामों से जाने जाते थे, मतलब पिता पक्ष की ओर से नहीं, अपने माता पक्ष की ओर से जाने जाते थे। किंतु उनमें उत्तराधिकारी जो होता था ना वो पितृवंशीय होता था। नाम मातृ की तरफ से होता था लेकिन उत्तराधिकारी पितृवंशीय होता था। और सातवाहनों का जो संबंध है ना वह सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण से नहीं था, याद रखिएगा, बल्कि जो सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण की बात है ना वह शक शासक एक थे, शकों के एक शासक थे जिनका नाम था रुद्रदामन। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था रुद्रदामन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। किसका? सुदर्शन झील का। उसी तरीके से सातवाहन जो थे और जो शक के बीच संघर्ष होते रहे, बहुत बार होते रहे, किंतु एक राजा थे जिनका नाम था पुलवामी। जिनका नाम क्या था? पुलवामी ने ना रुद्रदामन को ये कभी हरा नहीं पाए थे, लेकिन रुद्रदामन ने ही लगभग दो बार जो इनके वरिष्ठ पुत्र थे जिनका नाम था पुलवामी, इनको पराजित किया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है पुराणों में सातवाहनों की पहचान जो है निम्नलिखित में से किस विशेष नाम से की गई है? किस विशेष नाम से की गई है? वह की गई है आंध्र के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक मातृ नामों, माता के नाम से प्राप्त किए गए नाम से पहचाने जाते थे? तो किनको जाना जाता था? सातवाहन को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रश्न है सातवाहनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है सातवाहन शासक मातृ नामों से पहचाने जाते थे, तो बिल्कुल बात ये वाली सही है।
तो पहला सही है। दूसरा क्या है, दूसरा बोल रहा है सातवाहनों का सिंहासन का उत्तराधिकारी सामान्यतः पितृवंशीय था, तो ये भी बात बिल्कुल सही बोल रहा है। तो दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी बड़ा सा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन देखना है। पहला कथन है सातवाहनों ने पश्चिमी भारत और दक्कन के हिस्सों पर शासन किया। क्या ये बात सही है? बिल्कुल बात सही है। दूसरा कथन बोल रहा है कि सातवाहनों ने सुदर्शन झील की मरम्मत की और उनका पुनः निर्माण करवाया। तो ये बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? नहीं, ये वाली बात सही नहीं है। दूसरी वाली जो बात है यह बात गलत है। सातवाहनों ने सुदर्शन झील की मरम्मत की और उनका पुनः निर्माण करवाया। नहीं, पुनः निर्माण नहीं करवाया था इन्होंने। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर 1, पहला केवल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सातवाहनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है बोल रहा है, वह कथन है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने शक शासक रुद्रदामन को हराया। नहीं, रुद्रदामन ने इनको हराया था, उल्टी बात बोल रहा है ये। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो इस हिसाब से सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी है। तो यह जो लिखी है, इनमें से जो नाम दिए गए हैं ना, किसी ने नहीं लिखी है। ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये जो पुस्तक है ना, इसको किसने लिखा है किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो ये एक अज्ञात लेखक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अज्ञात लेखक के द्वारा एक रचना है। और अगर संगम काल की बात की जाए तो संगमकालीन दक्षिण भारत के 2 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रतिष्ठान एवं तगर का इसमें उल्लेख किया गया है। तथा जो पेरिप्लस का अज्ञात लेखक है वह लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का विवरण एक तरीके से प्रस्तुत करता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी, अज्ञात लेखक ने इसकी रचना की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी नामक साहित्यिक साक्ष्य प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है। तो यह जो प्रकाश डालता है ना, यह व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कथन वाला है, तो आपको सही जवाब बताना है। तो पहला कथन बोल रहा है कि प्राचीन समाजों के अभिजात्य विशिष्ट वर्ग के परिवारों के बारे में इतिहासवेत्ता अधिकतर अभिलेखों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। क्या ये कथन सही है? हाँ, कथन ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है सातवाहन अभिलेख प्रायः एक प्राकृत पद पुत्र से पूर्ण या समाप्त होते हैं जिसका अर्थ है बेटा। तो बात बिल्कुल ये सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि कथन दोनों तो सही है लेकिन उसका सही एक्सप्लेन जो है वो नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश का शासक जो है वह ईसा पूर्व लगभग प्रथम शताब्दी में माना जाता है। प्रथम शताब्दी में विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का जो नाम है वह नाम बताया जाता है सिंधुक भी बताया जाता है, सिमुक भी बताया जाता है, सिमुक अथवा एक तरीके से सिप्रक भी एक नाम बताया जाता है। तो 3 नाम बताए जाते हैं। पुराणों में इन नामों का उल्लेख किया गया है। सातवाहन इतिहास के प्रामाणिक साधन के जो अभिलेख हैं, सिक्के हैं तथा स्मारक भी हमें प्राप्त हुए हैं। सातवाहन शासकों के अभिलेख जो हैं प्रायः एक प्राकृत पद पुत्र से पूर्ण या समाप्त होते हैं जिनका अर्थ क्या होता है? जिनका अर्थ होता है बेटा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि सातवाहनों की राजधानी जो है वह कहाँ अवस्थित थी। तो सातवाहनों की जो राजधानी थी वह अमरावती में अवस्थित थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो आंध्र है, जो गोदावरी तथा कृष्णा नदियों की घाटी में स्थित है, इसमें सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली थी। यह जो राजवंश था यह आंध्र वंश तथा सातवाहन वंश दोनों नाम से विख्यात है। ठीक है, जो सिमुक था जिसने इसकी स्थापना करी थी, सिमुक का जो राज्यकाल था लगभग 60 ईसा पूर्व से लेके 37 ईसा पूर्व तक इसका जो राज्यकाल है वह माना जाता है। सातवाहनों की जो पहली राजधानी थी वह गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान
प्रतिष्ठान नामक एक नगरी थी, जिसका आधुनिक नाम जो है, उसका आधुनिक नाम है पैठन, और प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम है प्रतिष्ठान। आधुनिक पैठन नामक नगरी थी। कालांतर में सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी है ना, उन्होंने अपनी राजधानी अमरावती भी बनाई थी। अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? अमरावती भी बनाई थी। और सातवाहन वंश मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली और ऐतिहासिक काल का सबसे पुराना राजवंश माना जाता है। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था उसका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। आप नाम नोट कर सकते हैं, उनका नाम क्या है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्या है? सातकर्णी। इसके सबसे इम्पोर्टेंट शासक में माना जाता है, जिसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण बताया तथा वर्ल्ड व्यवस्था का जो है वह उसने अपने आप को रक्षक भी कहा है कि मैं ही वर्ल्ड व्यवस्था का रक्षक हूँ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो मैंने बताया था सिमुक जो संस्थापक था वह सातवाहन वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो था वह कौन था? तो मैंने बताया वह था सातवाहन वंश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? तो मैंने बताया था सबसे पुराना जो राजवंश था वह था सातवाहन राजवंश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि जो है वह धारण की थी? तो किसने धारण की थी? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने यह उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ल्ड व्यवस्था का रक्षक एक तरीके से जो है वह कहा जाता है? वह कौन था? किसको कहा जाता है? वह कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, तो किसके बारे में पूछ रहा है? या सातवाहन काल में गोलिक व हालिक के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? पहला कथन बोल रहा है राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी थे। तो ये जो बात बोल रहा है ना, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सातवाहन काल में जो है वह गोलिक व हालिक राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले को ना ग्राम अधिकारी कहा जाता है। ये जो लिखा हुआ है ग्राम अधिकारी कहा जाता है। गोलिक या गोल्मिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। किसका? सैनिक टुकड़ी का एक प्रधान होता था, जिसमें एक तरीके से 9 रथ होते थे, 9 हाथी होते थे, 25 घोड़े होते थे तथा 45 जो है वह पैदल सैनिक भी होते थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन बोल रहा है सातवाहन वंश के शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। तो बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा कथन है वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ। तो बिल्कुल बात सही है, ये भी बात सही है। तीसरा कथन बोल रहा है विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। तो बिल्कुल बात गलत है, ये इसका पुत्र नहीं था। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो वाकाटक राजवंश है इसकी स्थापना जो करी थी वो विंध्य शक्ति ने करी थी। मैं लिख देता हूँ, आप नाम नोट कर सकते हैं। वाकाटक राजवंश की जो स्थापना करी थी वो विंध्य शक्ति ने करी थी। इसके पूर्वज जो थे वो सातवाहनों के अधीन एक स्थानीय शासक हुआ करते थे। विंध्य शक्ति के पश्चात जो है उसका पुत्र जिसका नाम प्रवरसेन प्रथम था, इसने वास्तविक राज्य की स्थापना करी, इसलिए उसे पहला शासक भी हम कह सकते हैं। प्रवरसेन जो था वह पहला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। किसकी? सम्राट की जो उपाधि है वह धारण करी थी। इस प्रकार वाकाटक वंश का पहला वास्तविक जो शासक था वह प्रवरसेन प्रथम था। और पुराणों की अगर बात की जाए तो पुराणों के अनुसार प्रवरसेन प्रथम ने लगभग 4 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। कितने? 4 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुका नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो किसको ज्ञात था? यह था अरिकामेडु को ज्ञात था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में
अरिका मेडु, जे एक तरीके से जिनको पेडुके नाम से जाना जाता है, इनको पेडुके नाम से यह उल्लिखित है। या जो है या आधुनिक पौंडीचेरी में इस समय प्रेजेंट टाइम में स्थित है। विस्तृत खुदाई में यहाँ एक रोमन बस्ती भी मिली है। कौन सी? यहाँ पर एक रोमन बस्ती भी मिली है। पेरिप्लस जो था वह एक तरीके से 880 से लेके 115 ईस्वी में एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा यूनानी भाषा में लिखित एक ग्रंथ है, जिसमें भारतीय बंदरगाहों के बारे में, उसके व्यापार के संबंध में हमें जानकारी भी प्राप्त होती है। और पेरिप्लस ग्रंथ में एक तरीके से दक्षिणा पथ के 2 महत्वपूर्ण बाजार, प्रतिष्ठान एवं तगर का उल्लेख हुआ है। तो 2 प्रमुख बाजार है जिनका नाम आप नोट कर सकते हैं। एक बाजार का नाम है प्रतिष्ठान और दूसरे बाजार का नाम है तगर। इनका उल्लेख जो है वह हुआ है। दक्षिण भारत के पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह जो एक तरीके से माने जा सकते हैं, उनका नाम आप नोट कर सकते हैं। एक माना जा सकता है कावेरीपत्तनम और दूसरा माना जा सकता है कोरकै। आप नाम नोट कर सकते हैं, कोरकै, कोरकै थे। और आग इस्टस के रोम के जो सिक्के हैं वो अरिकामेडु में भी मिले हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में दक्षिण पथ में 2 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? तो किनका उल्लेख हुआ है? तो मैंने बताया था प्रतिष्ठान और तगर का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि आग इस्टस के रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मैंने बताया था रोम के सिक्के जो प्राप्त हुए हैं वो अरिकामेडु से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित थे? तो कौन से पूर्व तट पर स्थित थे? मैंने बताया था एक कावेरीपत्तम स्थित था, दूसरा कोड़कै स्थित था, मुशरी नहीं स्थित था, तोड़ी भी नहीं स्थित था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 1 और 2 सही है, बाकी दोनों गलत हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए थे? तो किन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे? वह चलाए थे सातवाहनों ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो सातवाहन जो वंश था, इन्होंने स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया। किसका? स्वर्ण का प्रयोग जो है वो बहुमूल्य धातु के रूप में किया होगा, क्योंकि उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। सातवाहनों के अधिकांश सिक्के जो थे वह शीशे के थे। ये लिखा हुआ है, अधिकांश सिक्के जो थे वह शीशे के थे। शीशे के अतिरिक्त पोटीन, तांबे तथा कांसे की मुद्राएं भी चलती थी। यह भी हमें पता चलता है कि शक सातवाहन युग में स्वर्ण तथा रजत सिक्कों का जो अनुपात होता था वह 1:10 था, तथा तगर सातवाहन काल का एक प्रसिद्ध जो है वह प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यज्ञश्री सातकर्णी ने 2 मस्तूल वाले जहाज के सिक्के जो है वह इन्होंने चलाए थे, जो व्यापारिक प्रगति को दर्शाता है। यहाँ हम ये भी बात जानते हैं कि भूमि अनुदान का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो सातवाहनों के अभिलेखों से हमें मिलता है। भारत में भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य जो है वह 1वीं शताब्दी ईस्वी में सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका, नाम नोट कर सकते हैं आप, रानी नागनिका द्वारा निर्गत नानाघाट अभिलेख में भी ये बात बताई गई है। सातवाहन अभिलेख में उल्लिखित निवर्तन शब्द जो है वह भूमि नाप से संबंधित है। तो आप नोट कर सकते हैं कौन सा शब्द मैंने बताया? निवर्तन शब्द मैंने बताया। कौन सा? निवर्तन शब्द जो है वह भूमि नाप से संबंधित है, एक तरीके से भूमि नाप से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है सातवाहनों ने किन धातुओं में अपने सिक्के ढाले थे? तो किन धातुओं में अपने सिक्के डाले थे? तो मैंने बताया था सीसा में भी डाले थे, तांबा में भी डाले थे, चांदी में भी ढाले थे इन्होंने सिक्के, और पोटीन में भी सिक्के ढाले थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि शक क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का जो अनुपात था वह कितना था? वह जो अनुपात था वह था 1:10। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला निम्न में कौन सा नगर सातवाहन युग में प्रसिद्ध था?
तो कौन सा नगर जो है सातवाहन युग में प्रसिद्ध था, वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, तगर नगर था जो कि वहाँ पर प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है भूमि दान का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह किसके अभिलेखों में मिलता है हमें? तो यह जो मिलता है वह सातवाहनों के अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भूमि माप था? कौन सा एक भूमि नाप था? मैंने बताया था निवर्तन एक जो था वह भूमि नाप था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है थोड़ा सा इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान सकते हैं भूमि माप के बारे में। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ऊपरी दक्कन में आंध्र सातवाहन राजवंश की स्थापना हुई थी। इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम सिमुक था तथा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इस वंश का सबसे महान शासक यह बना था। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षु को कर मुक्त ग्रामदान देने की प्रथा जो है वह भी आरंभ की थी, जिससे कालांतर में सामंतवाद का विकास हुआ था। किसका? सामंतवाद का भी विकास हुआ था। सातवाहन अभिलेखों में उल्लिखित जो निवर्तन शब्द है वह भूमि माप से भी संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न बोल रहा है यह तथ्य कि सातवाहन समुद्री व्यापार करते थे तथा उनके पास जल सेना थी, एक विशेष दोहरे मस्तूल के जहाज वाले सिक्के की उपलब्धता से सिद्ध होता है। राजवंश के किस तथाकथित शासक ने ये सिक्के जारी किए थे? तो ये जो सिक्के थे ना, यह किन्होंने जारी किए थे? यह जारी किए थे यज्ञऋषि सातकर्णी ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो यह जो शब्द है किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? यह प्रयुक्त हुआ है काली मिर्च के लिए। किसके लिए? काली मिर्च के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का जो पश्चिमी देशों के साथ व्यापार था ना, वो बहुत बढ़िया स्थिति में था और लगभग 22 ईस्वी में रोम स्थानीय राष्ट्रवादी जो थे यह शिकायत करते थे कि रोम जो था वह पूरब से गोल मिर्च या काली मिर्च खरीदने पर अत्यधिक खर्च कर रहा था। पश्चिम के लोगों को भारतीय गोल मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में गोल मिर्च का नाम ही यवन प्रिय पड़ गया था। क्या पड़ गया था? यवन प्रिय। आप नोट कर सकते हैं नाम। क्या नाम पड़ गया था संस्कृत में? यवन प्रिय पड़ गया था। और प्लिनी एक लेखक हैं जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है प्लिनी। प्लिनी ने भी काली मिर्च पर अधिक सोना खर्च करने पर दुख व्यक्त किया है एक तरीके से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बड़ा सा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न बोल रहा है कि सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन बोल रहा है सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन बोल रहा है कि सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, तो बिल्कुल बात ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मौर्य काल के पतन के बाद दक्कन में जो है वह सातवाहन वंश की सत्ता जो है वह स्थापित हो गई थी। गौतमीपुत्र एक सातकर्णी था, इसने इस वंश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया था। सातवाहन शासकों ने कौन सी भाषा को संरक्षण दिया था? इन्होंने प्राकृत भाषा को संरक्षण दिया था। तथा सातवाहन राजा हाल जो था उसका नाम क्या था? उसका नाम था राजा हाल। राजा हाल ने प्राकृत भाषा में एक रचना भी करी थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती की जो रचना है संस्कृत में प्राकृत भाषा में, इसने भी एक रचना की, प्राकृत भाषा में रचना की थी। सातवाहन शासकों ने स्थापत्य कला, चित्रकला के साथ साथ कला के लोक पक्ष को भी हमेशा से प्रोत्साहन दिया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो किस भाषा को प्रयोग किया जाता था? वह प्रयोग किया जाता प्राकृत भाषा को। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ की विशेषताएं जो हैं वह प्राप्त होती हैं? तो किस स्तूप से प्राप्त होती हैं? या प्राप्त होती हैं अमरावती से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो आर्यक स्तंभ है अमरावती स्तूप में ही हमें इसके बारे में पता चलता है। अमरावती का जो प्राचीनतम नाम है उनका नाम है धान्य कटक। क्या नाम है? धान्य कटक इसका प्राचीन नाम था। आर्यक शब्द की जो उत्पत्ति है वह संस्कृत से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? वह संस्कृत से हुई है, जिसका अर्थ जो है वह हमेशा से पूजनीय था। धान्य कटक का जो अर्थ है उसका अर्थ क्या होता है? पूजनीय एक तरीके से। आंध्र स्तूपों के प्रत्येक द्वार तोरण के वृष्टा भाग में स्तूप से लगा हुआ एक आर्यक मंच जो है वह निर्मित किया जाता था। और अमरावती स्तूप के इस आर्यक पर पतले किंतु सुंदर लगभग कितने स्तंभ? लगभग 5 स्तंभ हैं, जिन्हें आर्यक स्तंभ कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें आर्यक स्तंभ कहा जाता है। और आर्यक मंच जो है वह आंध्र स्तूपों का एक विशेष लक्षण भी था। और प्रत्येक आर्यक मंच जो था वह मुखपट की भांति एक विशाल यर्द लगाया जाता था, जिसके ऊपर बुद्ध जी की या नागराज जी की मूर्ति जो है वह अंकित की जाती थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अमरावती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है प्राचीन नगर धान्य कटक का प्रतिनिधि जो है वह कौन था? वह था अमरावती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है इक्ष्वाकुओं की राजधानी विजयपुरी। इक्ष्वाकुओं की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व जो था वह किससे होता है? तो इसका जो प्रतिनिधित्व है वह होता है नागार्जुन कोंडा से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राजसिर अंकित करवाया था? तो वह राजा कौन था? वह राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो यह जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।